बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, आइन की हुक्मरानी ना हो और ताकतवर शख्स अपने इशारों पर कठपुतली की तरह 25 करोड़ अवाम को भेड़ बकरी बना के चला है, तो वहां तमाशा ही होता है। आप कहेंगे तमाशे का जिक्र क्या आ गया? हाँ, साबिक चेयरमैन FBR जो इमरान खान के दौर में थे, शब्बर जैदी, जो आपको हुकूमत पर तनकीद करते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कुछ ही देर बाद मुकदमा वापस ले लिया गया। मुकदमा दर्ज किया गया और वापस ले लिया गया। ये समझे थे कि शब्बर जैदी भी PTI का कारकुन है, कोई बेचारा सहाफी है, कोई जज है कि जिसके घर में वीडियो लगा के कैमरे लगा लो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तमाशा देखें दूसरी तरफ। नाजरीन, वजीर आला KPK ने अपनी पहली टीम को मैदान में उतार दिया और ये टीम हार्ड लाइनर की टीम समझी जाती है। इनके बयानात सुने, इनकी गुफ्तगू सुने, असेंबली में तकरीरें देखें। 13 के करीब वुज़रा और मशीर बनाए गए। ये हार्ड लाइनर है और सुहेल अफरीदी भी इनिंग से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। इसी वजह से 4 दफा पंजाब में अडयाला जेल के बाहर गए और उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई बानी PTI इमरान खान के साथ। दूसरी तरफ नाज़रीन, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में मदरसों के या मसाजिद को 10-10 हजार रुपये हर महीने देने का ऐलान किया, तो मौलाना फजलुर रहमान ने निश्तर के तीर बरसा दिए वजीर आला पंजाब पर। मौलाना साहब तो हुकूमत की B टीम समझे जाते हैं, जिस पर गुज़श्ता रोज वजीर इंफॉर्मेशन अता ताड़ा साहब ने कहा मौलाना साहब बुजुर्ग हैं लेकिन सोच समझ के बयान दे। गुड्डी गुड्डे का खेल है। आपने पिछले दिनों देखा होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर नफरत के तीर बरसाते थे, लेकिन दोनों का अवामी हमायत ना होने की वजह से हुकूमत में रहना मजबूरी है, वरना इमरान खान अवाम की मजबूरी है कि उसे वजीर आज़म 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों को अवाम ने चुना था। अब मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तरमीम जैसे ही आने को है, वो 10 दिन में आती है, 15 दिन में आती है। 27वीं तरमीम की पूरी तैयारियां हैं। मौलाना फजलुर रहमान जरा खुलकर खेल रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी नाला है। जबकि एक तरफ इसराइल के अखबारात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फौज जाएगी गजा में। राना सनाउल्लाह ने कहा हमास को डिआर्म करना, गैर मुसल्ला करना यह खुद है, जबकि यह हकीकत नहीं है। लेकिन इस पर गुज़श्ता रोज दानियाल चौधरी साहब भी एक बयान दिया था, तो उस पर अपने ही वजीर के खिलाफ ख्वाजा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बोल पड़े। जियो के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ शहजाद इकबाल ने क्या सवाल किया और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या जवाब दिया, उन्हीं की जुबानी सुने। इन्हें खुद भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। दानियाल चौधरी जो आपकी पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने एक बयान दिया है एक शो पे। उन्होंने कहा है कि अगर हमें सिलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान को, तो 2-3 हमारे आदाब होंगे जो हमारी जिम्मेदारी होंगी, जिसमें इनफोर्स पीस, वी विल इनफोर्स पीस। इनफोर्स का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी होगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी कि हमास को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमने हमास को डिसआर्म करना है। तो क्या ये मकसद होगा स्टेबलाइजेशन फोर्स का, और क्या पाकिस्तान इन मकासद के लिए वहां पे भेज रहा है अपनी फोर्स? ये फैसला हो चुका है? नहीं जी, मैं तो अस्तगफुरुल्लाह ही कहूंगा इन तीनों रिमार्क्स के ऊपर जो है, अल्लाह माफ करे हमें, ये किस किस्म के इन्होंने बयान दिया है। इनमें से कोई चीज जो है ना तो हमारा टारगेट है, ना हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ना हमें सूट करता है। नाज़रीन, ये दानियाल चौधरी हैं जो हुकूमत के वजीर है, उस पर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं मैं तो अस्तगफिरुल्लाह ही कहूंगा। अब अंदाजा करें इस हुकूमत की पॉलिसी बना कौन रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो मुल्क के वजीर आज़म है, डिफेंस मिनिस्टर अहम तरीन है। दानियाल चौधरी क्या कहते हैं मिनिस्टर, ये क्या कहते हैं सानू की ते तानू की। अब ये इनका हालात हो चुके हैं, इन्हें क्लैरिटी करना होगी। ये जब इसराइल की अखबारात ने यह खबर नशर की कि पाकिस्तान की फोर्स हो सकती है और नेतन्याहू ने तुर्की की
जिसने खुद इसराइल को तस्लीम किया और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा है कि इसराइल का सफर नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर नेतन्याहू ने उनकी फौज लेने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान का कर दिया। अब ख्वाजा आसिफ ने भी अपने ही वजीर की तनकीद की है, लेकिन बीच में बात क्या है वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ही बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब्दुल बासित जो डिप्लोमेट है, बड़े अहम है, उन्होंने एक अहम सवाल उठाया है इस सिलसिले में। अब अब्दुल बासित की जुबानी ही सुनिए वो क्या कहते हैं। ये भी अजीब बात है कि इसराइल ने पहले से ही तुर्की के फौजियों कह दिया कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही। लेकिन ये हैरत की बात है कि पाकिस्तान पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसराइल को। ये बड़ी अहम बात है। ये भी याद रहे कि तुर्की जो है उसने पहले से ही इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, उनके ताल्लुकात भी हैं, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान के नहीं है। पाकिस्तान के हमने उनको तस्लीम ही नहीं किया हुआ। हमारे पासपोर्ट में एक वाहिद मुल्क है जिसमें लिखा होता है कि इसराइल वैलिड नहीं है, लेकिन हमारे फौजियों के कोई उनको एतराज नहीं। क्यों? ये भी इंटरेस्टिंग बात है। वक्त के साथ पता चल जाएगा क्यों। नाज़रीन, अब्दुल बासित सफीर हैं, कहते हैं ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पासपोर्ट पे लिखा है। बहरहाल ये अब हुकूमत जाने तो ये जाने। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने कहा था साबिक चेयरमैन FBI पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई कि उन्होंने अपनी FBI की तैनाती के दौरान हबीब बैंक, उस वक्त जो मौजूदा फिनांस मिनिस्टर हैं, उनको हबीब बैंक और कुछ और लोगों को, वजीर खजाना है जो इस वक्त, 7.5 अरब रुपए अदायगी की थी। अचानक एकदम हलचल मच गई और जब शब्बर जैदी के करीबी लोगों ने, उन्होंने कहा ये पर्चा खुद ही वापस लेंगे, और वो पर्चा कुछ ही देर बाद वापस ले लिया गया। इतना बड़ा संगीन मुकदमा आप दर्ज कर रहे हैं FBR पर के साबिक चेयरमैन पर, लेकिन ये मुकदमा वापस हो गया। इसकी असल कहानी तो शब्बर जैदी ही किसी दिन खुद बताएंगे, मुकदमा दर्ज किसके कहने पे वो वापस किसको हुआ। लेकिन अंदाजा करें, साबिक वजीर आजम इमरान खान जो डयाला जेल में बंद है, उन पर कातलाना हमला होता है, उनकी पंजाब में हुकूमत नहीं, उनका मुकदमा नहीं दर्ज होता। उनके घर में 10 दफा पुलिस धावा बोलती है, मुकदमा दर्ज नहीं होता। उन पर 200 से 300 मुकदमा मुख्तलिफ इसके नंबर बताए जाते हैं, होते हैं, लेकिन वो उनको जमानत नहीं मिलती। उनकी बीवी भी गिरफ्तार होती है, लेकिन उनकी बहनें भी गिरफ्तार होती हैं। उनके सूबे के एक वजीर आला सुहेल अफरीदी को उनसे मुलाकात नहीं दी जाती। हाई कोर्ट इस्लामाबाद का लार्जर बेंच हुक्म देता नहीं, मुलाकात करने नहीं दी जाती। जेल का अमला डयाला जेल का या वजीर आला पंजाब या वफाकी हुकूमत का इतनी मजबूत है कि जेल के हकामात को भी नजरअंदाज कर दे। और दूसरी तरफ साबिक चेयरमैन FBR जिनकी पब्लिक सपोर्ट नहीं है, बड़े अच्छे क्रेडिबल आदमी है, नहायत अच्छे आदमी है, लेकिन ये मुकदमा दर्ज हुआ, खारिज हुआ। आखिर अगर जिसने झूठा दर्ज किया था अगर इतनी जल्दी वापस लिया तो कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये तो कोई मजाक नहीं, किसी मौजूद आदमी की पाकिस्तानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, जब चाहे उसको चलान कर दें, जब चाहे खत्म कर दें। इस तरह की एक लंबी दास्तानें हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने बताया कि सुहेल अफरीदी ने अपने 13 रुकनी काबीना का इंतखाब कर लिया है, उसमें नया खून शामिल किया है। इनमें ऑलमोस्ट वो है, लेकिन हार्ड लाइनर है, जो कंप्रोमाइज थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। नाज़रीन, अब नवाज शरीफ साहब आजकल खामोश हैं। पहले वो फलस्तीन के हक में बहुत ज्यादा बयान देते थे और कहते थे कि हमारे होते हुए मुमकिन ही नहीं कि ग्रेटर इसराइल या इस किस्म का हो, लेकिन आजकल उनकी खामोशी, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि बताएं आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन इस पर दूसरी तरफ नाज़रीन, सेल अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिन्हें वो रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने सर तन का बाजी लगाई, उन पर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने आज कहा कि मुझ पे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, पर मैंने अपना अदा किया। आज अटक से मेजर ताहिर, जिन पर बहुत ज्यादा सख्तियां की गई, उनके घरों में छापे मारे गए, MNA रहे, बड़े अवाम दोस्त हैं मेजर ताहिर, उनकी साहबजादी हैं गालिबन ईमान ताहिर। उन्होंने आज सेल अफरीदी से CM हाउस पेशावर में मुलाकात की। नाज़रीन, अटक से ताहिर, मेजर ताहिर हैं, सादिक हैं, इनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, ये आजाद भी इंडिपेंडेंट जीत लेते हैं।
ان کی اس دوران ملاقات اور ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی غالباً ایمان طاہر ہیں یا ان کے عزیز ہوں گی، ان کی ملاقات اہم ہے کیونکہ اگر کے پی کے سے لانگ مارچ کی عمران خان کال دیتے ہیں تو سب سے پہلے کے پی کے سے آنے والا اٹک آتے ہیں، اور اٹک میں سب سے زیادہ رکاوٹیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر انہوں نے یونین ناظمین کو بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیا کوئی بڑا ہونے جا رہا ہے؟ کیا نومبر میں 27ویں ترمیم کی بھی باز گشت بہت زیادہ ہو رہی ہے؟ کیا افغانستان میں ابھی تک اطلاع آئی ہے کہ شاید 6 نومبر تک پاکستان اور افغانستان ڈیڈ لاک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت طالبان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا، اور پاکستان نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، لیکن اس زمین سے اگر پاکستان میں دہشت گردی ہوئی تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، یقیناً کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے بہت ساری قربانیاں دے دی ہیں، اب مزید قربانیاں دیں گے تو یہ خود دیں قربانیاں۔ ہم نے کوئی ہر دفعہ پھڈا لیا ہوا ہے لینے کا۔ بہرحال ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف آج بار کونسل کے الیکشن ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی ڈکٹیٹر آئے، جمہوریت شب خون مارا گیا، وکلا کا کردار ہمیشہ کلیدی رہا، لیکن اس دفعہ وکلا 26ویں ترمیم آئی جس میں آئین کا گلا گھونٹا گیا۔ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اسلام آباد کے سپریم کورٹ انصاف لینے کے لیے گئے۔ منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر اور منیلا جیسے قانون پسند کا راستہ روکنے 26ویں ترمیم لائی گئی۔ آئینی بینچ بنایا گیا جس میں جسٹس امین الدین کو سربراہ بنایا گیا۔ وکلا لیکن اس پر خاموش رہے۔ وکلا اور صحافی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ صحافی بھی 50 سے 60 کے قریب صحافیوں کا معاشی قتل کروایا گیا، معاشی قتل، لیکن کہیں سے آواز نہیں اٹھی۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ویسا تیسا کیسا مجھے نہیں پتا۔ لیکن ناظرین، اب صورتحال مجھے لگ رہا ہے فائنل میچ کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے بتایا میجر طاہر کی آج ملاقات ہے، ان کی ٹیم مکمل ہو گئی ہے۔ سیل افریدی نے کہا کہ جب بھی میرا کپتان عمران خان کال دے گا ہم آئیں گے۔ دوسری طرف پنجاب میں جو الیکشن کمیشن نے تاریخ کے سب سے 78 سالہ متنازع الیکشن 8 فروری 2024 کے کرایا، اسی الیکشن کمیشن ابھی تک وہ ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں انہیں کوئی تحفظ دیا گیا، ان کی مدت تعیناتی کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد اپریل 2024 کے بعد ممکن ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا، کمیشن نے مان لیا۔ الیکشن کمیشن حکومت کی نہ مانے۔ ہاں، عمران خان کو محسوس نشستیں سپریم کورٹ نے حکم دیا، وہ نہیں مانا۔ ہارے ہوں کو جنہوں کو عوام نے ریجیکٹ کیا، اور عوام نے جس مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا جمعیت علماء اسلام کو ریجیکٹ کیا کے پی کے میں، انہوں نے جب ان کے حق میں آیا آئینی بینچ کا تو فوری طور پہ الیکشن کمیشن انہوں نے سیٹیں الاٹ کر دیں۔ اس طرح انصاف کا قتل کرتے ہوئے، نا انصافی کے ساتھ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ملک میں بہتری تو یہی تھی کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی جائے، لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں سلیکٹڈ انصاف ہی ہے۔ ناظرین، عامر متین صاحب 92 پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ ایک رائے دی ہے، اور ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، دادا استاد ہیں، عامر متین صاحب نے 92 پروگرام میں کیا کہا، یہ سنیے۔ ذیشان کا وہ بھی سہیل آفریدی کی طرح بڑے جو ہے جلالی طبیعت کے نوجوان لوگ آدمی ہیں۔ میں ان کا سی وی دیکھ رہا تھا، بڑا امپریسو تھا کہ وہ جو جی ڈی پائلٹ رہے ہوئے ہیں، وہ جج رہے ہوئے ہیں، وکیل رہے ہوئے ہیں، شاعر بڑے اچھے ہیں، پھر سنگر ہیں، ناشناس کو گاتے ہیں، تو بڑا ایک ڈائیورسفائڈ قسم کا، اور آف کورس اب پولیٹیشین ہے، سینیٹر ہیں، بڑا ویریڈ قسم کا، ڈائیورسفائڈ قسم کا سی وی ہے اس کا۔ ناظرین، عامر متین صاحب جو عمران خان جیل میں بیٹھے شخص پہ اس نے نام رکھا کہ خرم ذیشان سینیٹر ہوگا، اور 91 ووٹ ملے، اس پر عامر متین رائے دے رہے ہیں۔ جب اس طرح پڑھے لکھے نوجوان آئیں گے، مڈل کلاس سے آئیں گے، اور وہ کرپشن کو گالی سمجھیں گے،
जो लोग करप्शन को गाली समझते हैं, चाहे वो सहाफत में है, किसी भी अदारे में है, वही मुल्क बेहतर करते हैं। इस मुल्क की असल बुराई की जड़ करप्शन है, उसको खत्म करना होगा। ना जाने वफाकी हुकूमत इससे गाफिल क्यों है। मैं ये नहीं कहता कौन कर रहा है, खुदा के वास्ते जितनी करप्शन हो गई है पंजाब लाहौर में, मैंने जिंदगी में इतनी ट्रैफिक जाम, इतनी करप्शन के किस्से, यहां तक के अहम लोगों की, अदारों की करप्शन के किस्से आ रहे हैं। क्या एफबीआर हो, क्या वफाकी हुकूमत के अदारे हों, ना जाने क्यों गाफिल हैं। बहरहाल लगता है कि इमरान खान को सिर्फ मौजूदा हुकूमत का मकसद है कि उसकी सियासत को पीटीआई की को दीवार के साथ लगाना, चाहे मुल्क दीवार के साथ लग जाए। ये वो सूरत हाल है। अब अवाम उठे और बाहर निकले। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।